Good morning, class. Today we are going to discuss about inline function in C++ programming. आज हम लोगों की चर्चाएं और परिचर्चा इनलाइन फंक्शन के बारे में है कि इनलाइन C++ में इनलाइन फंक्शन कैसे काम करता है। तो पहले तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्लास बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं C++ में, मेथड को ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसे कॉल किया जाता है। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं पहले भी हो चुकी है। C++ इनलाइन फंक्शन, C++ इनलाइन फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोगों का टॉपिक है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो इनलाइन फंक्शंस के बारे में। टॉपिक हम लोगों का इनलाइन फंक्शन, ठीक है। अब जरा पहले थियोरेटिकली समझेंगे कि इनलाइन फंक्शन होता क्या। देखिए, जैसे कि पहले तो डिफिनेशन में इसका फंक्शन छुपा हुआ है, इन लाइन, यानी इन लाइन का मीनिंग ये हुआ कि एक लाइन में, इन लाइन यानी मीनिंग हुआ इन वन लाइन, यानी कि वन लाइन में आप जो सारी चीज़ों का डिफाइन करते हैं इनलाइन फंक्शन। यानी inline function is a function that is expanded in line when it is invoked. Inline expansion makes a program run faster because the overhead of a function call and return is eliminated. It is defined by using keyword inline. C++ में अगर आप चाहते हैं कि एक ही लाइन में वो फंक्शन डिफाइन हो, तो आप स्वतः बिल्कुल आप उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कीवर्ड्स लेना होगा। यानी इनलाइन क्या है विकास कुमार? इनलाइन क्या है? अपने आप में कीवर्ड है। मिस्टर विकास, इनलाइन क्या है? मिस्टर विकास, अपने आप में कीवर्ड है सर। कीवर्ड है, जैसे वॉइड आप लिखते हैं ना, कीबोर्ड नहीं लिख लीजिएगा, ठीक है ना। कीवर्ड है, यानी जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको आप डिफाइन करेंगे। व्हेन यू विल डिफाइन, तो आप तथ्यात्मक रूप से उस फंक्शन को एक लाइन के अंतर्गत आप यूज कर सकते हैं। जब इनलाइन फंक्शन को यूज करेंगे तब। अब समझने का यह है कि जो यहाँ पे फैक्ट्स है उसको जानने का कोशिश कीजिए। यानी फैक्ट्स क्या है? One of the objectives of using the inline functions in a program is to save some memory space, which becomes appreciable when a function is likely to be called many times. यानी कि अगर बात की जाए कि जब हम इस फंक्शन की बात करेंगे तो यह हमारा सबसे पहला काम क्या करेगा? हमारे मेमोरी के स्पेस को सेव करेगा, यानी कि बचाएगा। और जो कि विच बिकम्स एप्रिसिएबल व्हेन अ फंक्शन इज लाइकली टू बी कॉल्ड मेनी टाइम, विच जो एप्रिसिएबल बनाता है किसको? फंक्शन को, ताकि आप कितनी बार, बहुत बार आप उस फंक्शन को यूज कर सके। कौन से फंक्शन को मिस्टर विकास? इनलाइन फंक्शन को। मिस्टर वायरस, कौन से फंक्शन को यूज कर सकते हैं? इनलाइन फंक्शन को। अब देखिए, every time a function is called, it takes a lot of extra time in executing a series of instructions for tasks such as jumping to the function, saving registers, pushing argument into the stack and returning to the calling function. प्रत्येक बार अगर परिस्थिति बस, और अगर परिस्थिति ये हो जाती है कि फंक्शन को फिर से कॉल किया जाए, पुनः आप चाहते हैं कि इस फंक्शन को आप कॉल कर लें दूसरे एग्जीक्यूटिंग सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में, जैसे कि अगर यथार्थ रूप से इस बात की चर्चा की जाए, जंपिंग टू द फंक्शन की बात की जाए, या सेविंग रजिस्टर की बात की जाए, या पुशिंग आर्गुमेंट की बात की जाए, किसमें? स्टैक में या रिटर्निंग में, तो आप फंक्शन को, इनलाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं और स्वतः आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। थर्ड फैक्ट है इसका। तीसरा तथ्य क्या है कि when a function is small, a substantial percentage of the expansion execution time
may be spent in such overheads. One solution to this problem is to use a macro definitions known as macros. Preprocessor macros are popular in C. The major drawbacks with the macros is that they are not really functions and therefore the usual errors checking does not occur during the compilation. जब आप जब आपका फंक्शन स्मॉल हो, छोटा हो, सबेंशियल परसेंटेज हो यानी एग्जीक्यूशन टाइम से परसेंटेज हो, ओवरहेड हो और आप चाहते हैं कि इस समस्या से निजात पाना, आप इस समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं कि फंक्शन को बार बार जो है करें, तो आप इसको बिल्कुल और तर्कसंगत रूप से आप इनलाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं. चौथा तथ्य है इसके, फोर्थ पॉइंट्स है, C++ has a different solution to this problem. To eliminate the cost of the call to a small function, C++ proposes a new features called inline function. यानी कि C++ की बात में अगर करें तो इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं किसके माध्यम से, इनलाइन फंक्शन के माध्यम से. अब बात आती है कि आखिर इसका प्रारूप कैसा है, इसके फॉर्म क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या, इसकी बनावट कैसी है. तो हम लोग बनावट की बात करेंगे. तो बनावट कैसी है इसकी कि आखिर यह C++ में इनलाइन फंक्शन कैसे काम करता है. जैसे आपके सामने एक फॉर्म दिख रहा होगा, इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे. जनरल फॉर्म में है इनलाइन फंक्शन हेडर ओपनिंग ब्रेसेस, इनलाइन फंक्शन हेडर ओपनिंग ब्रेसेस और फिर आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन बॉडी और क्लोजिंग ब्रेसेस लिखा हुआ है ना आपके सामने क्लास. तो इनलाइन फंक्शन हेडर और फिर ओपनिंग ब्रेसेस और फिर आप देख रहे होंगे फंक्शन बॉडी. यस या नो. तो आपने यहाँ पे देखा कि यह जो है एक प्रारूप है, एक बनावट है, एक संरचना है, स्ट्रक्चर है इनलाइन फंक्शन का. यानी कि दैट मीन्स वी कैन डिफाइन the inline function in C++ by the help of this structure. यानी इस बनावट से, इस स्ट्रक्चर से हम लोग इनलाइन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. इसकी संरचना ऐसी तरह से परिभाषित की गई है कि आप C++ में इस इनलाइन फंक्शन को बखूबी निर्धारित कर सकते हैं. देखिए कैसे. एक ने हमने एग्जांपल लिया, हैश इंक्लूड iostream.h, iostream using namespace std, using namespace std. उम्मीद करते हैं कि कल से आप रेगुलर रहेंगे मिस्टर विकास. यस सर. बाकी एब्सेंट रहेंगे तो आपका सिलेबस हम तो प्रत्येक दिन करा रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे. तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार देख लीजिएगा, जो छोटा बड़ा होगा आप कंप्लीट कर लीजिए. देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream और फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यहाँ पे हियर आई हैव रिटेन कीवर्ड्स, यहाँ पर हमने परिभाषित किया है इनलाइन फंक्शन को और इनलाइन फ्लोट मल्टी फ्लोट x कॉमा फ्लोट y. यस या नो. फिर रिटर्न x एस्ट्रिक y, इसकी चर्चाएं हुई. फिर हमने एक और बनाया इनलाइन डबल डेव डबल p कॉमा डबल q रिटर्न p by q. तो आपके सामने यहाँ पे आप तथ्यात्मक रूप से समझने प्रयास करेंगे कि पहला जो फंक्शन दिखा वो फ्लोट का इनलाइन फंक्शन है, फ्लोट का इनलाइन फंक्शन है, फ्लोट इनलाइन फंक्शन, फ्लोट इनलाइन फंक्शन. और दूसरे तथ्यात्मक रूप से अगर आप समझेंगे तो डबल का इनलाइन फंक्शन है, डबल इनलाइन फंक्शन. ठीक है, डबल इनलाइन फंक्शन.
अब समझिए यहाँ पे दोनों इनलाइन फंक्शंस जो आपको दिखा, रिटर्न एक्स एस टी क्यू की, फिर रिटर्न पी वाई क्यू कर दी है ना। फिर हम लोगों ने एक मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया, फ्लॉट ए इजिकल टू, ए हमारा वेरिएबल है, ए इजिकल टू 12.34, यानी कि हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात और गौर करने वाली बात यह है और महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि आप देखेंगे कि जो चीजें आपने वहां पे परिभाषित किया ऊपर, वहां पे आप फंक्शन को परिभाषित कर रहे हैं, यानी डिफाइनिंग किसको कर रहे हैं, फंक्शन को कर रहे हैं। किसमें, इनलाइन फंक्शन में। दूसरे वाले डबल में भी वही आपने तथ्यात्मक रूप से काम किया, तथाकथित जो आपने ऊपर डिफाइन किया वही तथाकथित आपने दूसरे फंक्शन में भी डिफाइन किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मेन फंक्शन में एक वेरिएबल लिए, यानी एक चर लिए और उस चर को यानी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए फ्लोटिंग पॉइंट 12.34 से, और फिर भी किए। तो यह दोनों वैल्यू ए और बी के जो मान होंगे, वैल्यूज होंगे, ये दोनों फंक्शन में जाके, चाहे वह फंक्शन इनलाइन का फ्लॉट फंक्शन हो, चाहे वह इनलाइन फंक्शन का डबल फंक्शन हो, दोनों वैल्यू में जाकर वह स्टोर कर जाएगा। क्लास हम लोग ध्यान देंगे, फ्लॉट इनलाइन फंक्शन हुआ, डबल इनलाइन फंक्शन हुआ। मिस्टर विकास, समझ में आ गया कि नहीं? ये दोनों वैल्यू आप देखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू और दूसरे वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू में वैल्यू स्टोर हो जाएगा और आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास। तो आप कह सकते हैं इन चीजों को देखने के बाद कि जो इनलाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज है वह यह बता रहा है यहाँ पे कि इनलाइन फंक्शन सेंड अ रिक्वेस्ट बट नॉट अ कमांड टू कंपाइलर। इनलाइन फंक्शन सेंड करता है, भेजता है किसको, रिक्वेस्ट को, लेकिन बट नॉट अ कमांड टू कंपाइलर, कंपाइलर को नहीं। कंपाइलर में सर्व और इग्नोर द रिक्वेस्ट। कंपाइलर क्या कर सकता है, सर्व कर सकता है, ये बट रिक्वेस्ट को इग्नोर भी कर सकता है। इफ अ फंक्शन हैज टू मेनी टाइम्स ऑफ द कोड और इफ इट हैज complicated logic then it is executed as a normal function। अगर लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल हो जाए, और जटिलता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन फंक्शन को यूज करेंगे ताकि एक ही लाइन में फंक्शन परिभाषित हो जाए और उस जटिलता को वह दूर कर सके। ये चीज भी क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सिचुएशन, कारण क्या है, वेयर इनलाइन डज नॉट, कहाँ पे काम, कब ऐसी परिस्थिति आती है कि इनलाइन फंक्शन काम नहीं करता है। विकास बताइए, नंबर 1 कब ऐसा परिस्थिति आएगा। फर्स्ट क्या है, अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग अ वैल्यू इफ इट कंटेन्स स्विच लूप और बोथ देन इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल। जब फंक्शन में से आप वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं तो ये कंटेंट क्या करेगा, स्विच को रखेगा, लूप को रखेगा एंड बोथ, और उसके बाद ये ट्रीट करेगा इन सारे चीजों को, यानी वह चीज क्या, स्टेटमेंट्स को फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के रूप में। सेकेंड पॉइंट है, इफ अ फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू एंड इट कंटेन्स अ रिटर्न स्टेटमेंट then it is treated as a normal function। यदि फंक्शन रिटर्न नहीं हो, फंक्शन अगर
किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता हो, अपितु वह कंटेन कर रहा हो रिटर्न स्टेटमेंट को, तब उस परिस्थिति में विचार किया जाएगा कि एक नॉर्मल फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ फंक्शन कंटेन्स अ स्टैटिक वेरिएबल देन इट इज एग्जीक्यूटेड एज अ नॉर्मल फंक्शन। यदि फंक्शन परिस्थितिवश और फंक्शन के अंतर्गत अगर वेरिएबल स्टैटिक हो जाए, चाहे वह परिस्थिति कुछ भी हो, उस परिस्थिति में भी इनलाइन फंक्शन इस तरह के फंक्शन को एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीटमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द इनलाइन फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज अ रिकर्सिव फंक्शन देन इट इज एग्जीक्यूटेड एज अ नॉर्मल फंक्शन। यदि इनलाइन फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया किस रूप में, रिकर्सिव फंक्शन के रूप में, तब यह आपका एक नॉर्मल फंक्शन एग्जीक्यूट कहलाता है ना। फिर मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट, memory for object is allocated when they are declared but not when a class is defined। मेमोरी एलोकेशंस क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को एलोकेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, when class is defined, जब आप क्लास बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो मेमोरी बन जाता है, तो आपके सामने दिख भी रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट 1 डेटा 2, फिर आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट, यानी आपके सामने यहाँ पे 3 तरह का ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1 में डाटा 1 डाटा 2 है, ऑब्जेक्ट 2 में डाटा 1 डाटा 2 है, ऑब्जेक्ट 3 डाटा 1 डाटा 2 है। और आप ध्यान देंगे कि चाहे ऑब्जेक्ट 1 की बात हो या ऑब्जेक्ट 2 हो या ऑब्जेक्ट 3, सभी ऑब्जेक्ट आपके फंक्शन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो फंक्शन से इंटरलिंक है, जुड़ा हुआ है फंक्शन 1 और फंक्शन 2 के रूप में। क्लियर है? अब देखिए स्टैटिक मेंबर्स आप समझेंगे, स्टैटिक मेंबर को भी हम लोग इसी तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपके सामने दिख भी रहा है। इनलाइन फंक्शन समझ गए। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, जब हम फंक्शन को यानी कि डेटा टाइप को स्टैटिक बना देते हैं, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर को भी बनाया जा सकता है और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी बना सकता है। A data member of a class can be qualified as a static। क्लास के डेटा मेंबर को हम लोग एक स्टैटिक के रूप में क्वालिफाइड कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर का वेरिएबल एक सर्टेन निश्चित रूप से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, इट इज इनिशियलाइज टू 0। आप 0 इनिशियलाइज किए, when the first object of its class is created, तो पहला क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नो अदर इनिशियलाइज, दूसरा कोई परमिटेड नहीं किया जाएगा। ओनली 1 कॉपी ऑफ दैट मेंबर इज क्रिएटेड फॉर द एंटायर क्लास एंड इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लासेस नो मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर। केवल एक ही कॉपी मेंबर्स के जिसको आपने क्रिएट किया क्लास के लिए या शेयर्ड किया ऑब्जेक्ट क्लास के लिए, इन सारे चीजों का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। देखिए एग्जांपल से समझेंगे इसको। इसका सिंटेक्स क्या है वो ध्यान दीजिए। पहले डेटा टाइप, फिर क्लास का नेम, फिर स्टैटिक वेरिएबल नेम, इन सारे चीजों को हम डिफाइन करते हैं। मिस्टर विकास इसको सेंड कर दीजिए ग्रुप में, डू फास्ट। मिस्टर विकास जल्दी कीजिए। यस सर। सेंड कीजिए। इनलाइन फंक्शन समझ में आ गया, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी अभी करा दे रहे हैं। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नो। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। जो हम लोग का स्टैटिक था, स्टैटिक में क्या है, पहले क्लास का नेम स्टैटिक वेरिएबल, जैसे एक प्रोग्राम देखिए, हैश इंक्लूड iostream.h function.h, जो भी हमने डिफाइन किया। फिर डेटा टाइप स्टैटिक, डेटा टाइप, डेटा का टाइप यानी कि पहले वेरिएबल काउंट बनाए, फिर टाइप बनाए इंट, फिर स्टैटिक बना दिए और फिर हमने इंट नंबर किया।
और फिर क्या हमने किया, एक्सेस स्पेसिफायर बनाया, यानी पब्लिक वॉइड गेट डाटा, और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, इंट ए ओपनिंग ब्रेसेस नम इजिकल टू ए काउंट प्लस प्लस क्लोजिंग ब्रेसेस वॉइड गेट काउंट। फिर यानी फंक्शन कितने बने, एक फंक्शन बनाया हम लोगों ने गेट डाटा का, और दूसरा फंक्शन बनाया हम लोगों ने गेट काउंट का। और इस दोनों फंक्शन में तथ्य यह है कि एक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, यानी नंबर इज इक्वल टू ए किया, और दूसरे तथ्यात्मक और दूसरे पहलू से अगर हम विचार करें तो हमने क्या किया है, वहां पे इंक्रीमेंट कर दिए काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे स्टैटिक एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंट आइटम काउंट डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन ओपनिंग ब्रेसेस आइटम ए बी सी जो भी फंक्शन हमने बना दिया, ए डॉट गेट काउंट, बी डॉट गेट काउंट, सी डॉट गेट काउंट, इन सारे चीजों की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब ए डॉट गेट डाटा 100 दे दी, बी डॉट गेट डाटा 200 दे दी। अब जितने हमने फंक्शन बनाए और उस सभी फंक्शन में हम लोगों ने आर्गुमेंट पास कर दिया, यानी पैरामीटर पास कर दिए। वह पैरामीटर क्या है, ए डॉट गेट डाटा 100, बी डॉट गेट डाटा 200, सी डॉट गेट डाटा 300, और सभी तरह के पैरामीटर्स अगर पास हो गए तो आफ्टर पास द पैरामीटर्स और आर्गुमेंट we can initialize as well as we can call the entire functions which have defined। यानी कि पूर्व में हमने जो परिभाषित किया और उस परिभाषित करने के बाद जो फंक्शन को कॉल किया वह हमारा स्टैटिक डेटा का, यानी कि ए डॉट गेट काउंट फंक्शन, यानी आफ्टर रीडिंग द डाटा तो हमारे पास क्या आउटपुट आ जाएगा कि नहीं, जो आउटपुट है, यानी कि रीडिंग से पहले काउंट इज जीरो, काउंट इज जीरो, काउंट इज जीरो, और रीडिंग के बाद काउंट इज 3, काउंट इज 3, काउंट इज 3, यानी दोनों रूप से आप देखेंगे कि आपके पास गेट डाटा में आ रहा है 000 और रीड डाटा में आ रहा है 333। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली other static members or functions or variables declared in the same class. A static member function is to be called using the class name instead of its object as follows। यानी कि अगर इस पे चर्चा की जाए तो हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तथाकथित आपने स्टैटिक डेटा का यूज कर रहे थे वही तथाकथित आप स्टैटिक फंक्शन की भी बात करें, यानी कि स्टैटिक फंक्शन कैन हैव एक्सेस टू ओनली अदर स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर्ड इन द सेम क्लास। यानी स्टैटिक फंक्शन को उसके पास जो एक्सेस करने की अथॉरिटी है, सक्षमता है, संपन्नता है, जो कि आपके पूरे समूचे डेटा मेंबर्स को वह एक ही सेम क्लास में आपका डिक्लेयर कर देता है। जैसे कि देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने का प्रयत्न करेंगे। हमने यहाँ पे बनाया क्लास टेस्ट, फिर हमने बनाया वेरिएबल इंट कोड, फिर देन स्टैटिक इंट। हाँ मैम अभी आए, कल शायद फास्टिंग था मैम का, इसलिए लेट हो गया, 15 मिनट में आ ही जाएंगे। आपको मैम हमको कहीं भी थे कि आपका टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज एक दो करवा देते हैं, तो अब तो मैम आ ही रही हैं, हमको लगता है 10 मिनट में आ ही जाएंगे।
आज हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ मिस्टर विकास ध्यान दीजिए। विकास, हेलो विकास, आर यू लिसनिंग? ध्यान दीजिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलाइन फंक्शन की बात हो रही थी, स्टैटिक मेंबर। तो हम लोग क्या बनाया, क्लास टेस्ट हैश इंक्लूड क्लास स्ट्रीम, और फिर हमने डेटा टाइप इंट कोड, स्टैटिक इंट कोड, और फिर पब्लिक हमने एक मेथड बना लिया वॉइड से गेट कोड, और फिर कोड इज इक्वल टू प्लस प्लस काउंट, फिर वॉइड शो कोड, फिर सी ऑब्जेक्ट नंबर एंड कोड, और फिर हमने यहाँ पे बनाया एक फंक्शन का नाम यानी स्टैटिक वॉइड डिस्काउंट। यानी हम लोगों ने यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 3 तरह के फंक्शन बनाए, वॉइड गेट सेट कोड, फिर वॉइड शो कोड, फिर स्टैटिक वॉइड शो कोड। और इन सारे चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन टेस्ट काउंट, फिर इंट मेन, फिर टेस्ट 1, यानी ऑब्जेक्ट बना लिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बना है, टेस्ट का ही बना है, लेकिन कॉलिंग क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। एक ऑब्जेक्ट का नाम T1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम विकास कुमार T2। अब देखिए T1 में क्या कर रहे हैं, सेट कोड को कॉल कर रहे हैं, और T2 में भी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट वाले में क्या कर रहे हैं, शो काउंट करा दे रहे हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट बनाए T3, तो टेस्ट T3 आपको बता चुके हैं ना कि C++ प्रोग्रामिंग में हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। उस क्लास का नेम के बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिए, तो स्वतः, और स्वतः परिस्थिति बस नहीं, स्वतः जो है C++ कंपाइलर उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट कर देता है स्वतः। तो यहाँ पे टेस्ट T3 हुआ, T3 सेट कोड। अब क्या कर रहे हैं, जो ऊपर हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया, उसी चीज को हम लोग अब कॉल कर रहे हैं रैंडमली, यानी कि जो चीज डिफाइन की गई उसी चीज की फिर कॉलिंग भी हो रही है। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो स्टैटिक, इनलाइन फंक्शन, ऑनलाइन फंक्शन, इन सारे चीजों को मैंने आज क्लियर किया, और फिर चर्चा हम करेंगे एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट। और विचारणीय योग्य प्रश्न तब बन जाता है कि जो चीज आप डिफाइन करते हैं स्टैटिक में, आप ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक डिफाइन करने के समय फंक्शन का 1 लाइन में डिफाइन करना, और फंक्शन का 1 लाइन में डिफाइन, चाहे डेटा, देखिए डेटा की बात करेंगे तो वहाँ डिफाइनिंग का तरीका अलग हो जाएगा। अगर स्टैटिक डेटा मेंबर की बात करेंगे तो उसके सिंटैक्स, उसकी प्रक्रिया, उसकी संरचनाएं बदल जाएगी। लेकिन अगर तथ्यात्मक रूप से बात करें स्टैटिक मेंबर फंक्शन का, तो इसकी संरचना उससे ठीक विपरीत होगी, यानी प्रतिकूल होगा। वो प्रतिकूल क्या है, यहाँ पे क्लास नेम कोलन और फंक्शन नेम, यानी कि उसकी संरचना स्टैटिक डेटा मेंबर से और स्टैटिक मेंबर फंक्शन से क्या हो गई, विपरीत हो गई। समझ गए? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब कोडिंग कीजिएगा तो सिंटैक्स को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो स्टैटिक डेटा मेंबर स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक समझ लीजिएगा। डेटा मेंबर का सिंटैक्स अलग होगा, मेंबर फंक्शन के सिंटैक्स अलग होगा। अब आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। एरे ऑफ द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। An array of objects is stored inside the memory in the same way as in an ordinary array। आप कह सकते हैं कि वेरिएबल टाइप का जो एरे है, यानी कि आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं इसके अंदर इनसाइड द मेमोरी, तो यह संभव है। और इसकी प्रायिकता तब बन जाती है जब आप उस क्लास के मेंबर डेटा को अगर प्राइवेट के रूप में परिभाषित कर दिए, डिफाइन कर दिए, तो वह परिभाषित क्लास का मेंबर डेटा सिर्फ और सिर्फ वह एक्सेस होगा, लेकिन एक रिजर्व्ड रूप में होगा, यानी प्राइवेट डेटा मेंबर्स के रूप में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने पब्लिक डिफाइन किया, तो अब यहाँ पे विचार करेंगे, जो पब्लिक हमने डिफाइन किया, इसके डाटा जो आप डिफाइन कर रहे हैं वह एक प्राइवेट यानी कि रिजर्व्ड रूप में नहीं रहेगा, यानी यह सब के लिए हो जाएगा। यानी वह चाहे डेटा मेंबर की बात हो,
या मेंबर फंक्शन की बात हो। आप देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम से एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रिंट देम। जावा में एक प्रोग्राम लिखिए और इनिशियलाइज कीजिए किसको, एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को, और प्रिंट कराइए। अब प्रश्न ये है कि सर आखिर कैसे, ध्यान दीजिए। एस इंक्लूड आई स्ट्रिंग जो तरीका हमने डिफाइन कर दिया, क्लास माई क्लास कर दिए, इंट ए कर दिया, जो भी डिफाइन कर दी, एक्सेस स्पेसिफायर। लेकिन यहाँ पे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि हमने जो फंक्शन बनाया उस फंक्शन के लिए हम लोगों ने पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं किया। महत्वपूर्ण ये था कि हम यहाँ पे हमें प्राइवेट डिफाइन करना है, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास के मेंबर को, हमारी जिज्ञासा है कि इस क्लास के मेंबर्स को ग्लोबली एक्सेस करें। तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कीवर्ड्स को यूज कर लेंगे। तो पब्लिक क्या करेगा, उस फंक्शन को, यानी हमें वह सक्षमता और वह अनुकूलता प्रदान करेगा कि हम पूरे फंक्शन को ग्लोबली एक्सेस करें। यानी कि पब्लिक void set int x opening braces a is equal to x closing braces, int get is equal to opening braces return a closing braces, int main फिर opening braces। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि जो आपने क्लास बनाया क्या उसका ऑब्जेक्ट बना। हाँ बिल्कुल, तर्कसंगत रूप से यहाँ पे कहना चाहेंगे कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, माई क्लास ओबीजे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट पास कर दिया, यानी पैरामीटर दे दिया हमने, यानी ओबीजे 5। तो क्या हुआ, अब यह बन गया आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कितनी बार चलेगा ये, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। तो लूप हमने जो चलाया है और जो लूप की पुनरावृत्ति हुई है उन चीजों को समझिए। यहाँ पर वेरिएबल का हमने इनिशियलाइज किया i इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि क्या इज 0 लेस देन 5, क्या 0 छोटा है 5 से। कंडीशन ट्रू और फॉल्स, बताइए कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या 0 छोटा है 5 से, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स बिल्कुल। यहाँ पे 0 5 से छोटा है ना, तो 1 टाइम प्रिंट करेगा, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट सेट आई, फिर लूप चलाएं। तो एक लूप हमने चलाया आई के लिए, फिर लूप चला रहे हैं जे के लिए भी चला सकते, जो यहाँ पे दोनों अलग अलग लूप चलेंगे। और यह लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट जो आपने एरे का ऑब्जेक्ट बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स डिफाइन कर दिया है वह एलिमेंट तब तक पूरा ना हो जाए, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक यह प्रक्रियाएं चलती रहेगी। और जैसे ही वह कंडीशन फुलफिल हो गया तो प्रक्रियाएं, यानी कि पीसीजी वहां से वह ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा। और टोटल जितने भी आउटपुट आपने डिफाइन किया है, टोटल आउटपुट इस फॉर्म में बन के आएगा। उसकी संरचनाएं इस तरह से बन के आएगी, ऑब्जेक्ट ओबीजे 0 डॉट गेट 0, ओबीजे 1 डॉट गेट 1, ओबीजे 2 गेट 2, ओबीजे 3 गेट 3, ओबीजे 4 गेट 4। इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये था हम लोगों का क्लास का एरे ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात आती है, दूसरी चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में कैसे कर सकते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट 3 तरीके से, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस एंड कॉल बाय रेफरेंस, जिसे आप तथा कथित पास बाय वैल्यू भी बोल सकते हैं, पास बाय एड्रेस भी बोल सकते हैं, पास बाय रेफरेंस भी बोल सकते हैं। जो कॉल बाय वैल्यू है यानी पास बाय वैल्यू है, वह क्या है आपके लिए, वह एक तरह का ऑब्जेक्ट का कॉपी होता है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट actual sent to the function and assigned to the object of a called a function
a formal object, both the actual and the formal copies of the objects are stored at a different memory locations. Hence, the changes made in the formal objects are not reflected to a actual object. Write a program to swap value of two values. यानी कि पास बाय वैल्यू क्या करता है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। आप डायरेक्ट वैल्यू को कॉल करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी रेप्यूटेड या किसी भी पावरफुल पर्सन से मिलना है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के रूप में हो, कोई भी हो सकते हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। आपको पहले उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको टाइम फिक्स करना होता है। तो ये जो भाया चैनल है ना, आप डायरेक्ट न मिल के अपितु दूसरों की सहायता के द्वारा आप जो मिलने जा रहे हैं, यह आपका कॉल बाय एड्रेस हो जाता है ना। कॉल बाय वैल्यू जो विकास कुमार आप खुद हैं, आप डायरेक्ट चले गए, अगर मुलाकात तो हो गई तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर तो वही एड्रेस में आएंगे। तो कॉल बाय वैल्यू में किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू को कॉल कर लेते हैं। दैट इज, यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य, a copy of the object, the actual object is sent to a function and assigned to the object of called a function formal object. Both the actual and the formal copies of the object are stored at a different memory locations. Hence, changes made in the formal objects are not reflected to actual objects, यानी कि आप उसके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को नहीं बदल सकते। जैसे हमने यहाँ पे दो क्लास बनाया, एक क्लास का नाम sample1, दूसरा क्लास का नाम sample2, और फिर हमने वेरिएबल डिफाइन किया int a पब्लिक, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, जो परिभाषित करने का तरीका है प्रोग्रामिंग में, उसको हमने यहाँ परिभाषित किया। और फिर क्या किए, एक फंक्शन बनाया हमने गेट डाटा का, और एक गेट डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंट x, फिर प्रिंट वॉइड डिस्प्ले सैंपल x सैंपल2 y, प्रिंट वॉइड, यानी जो फंक्शन बनाए, दो तरह का फंक्शन आपने बनाया, एक गेट डेटा के अंदर x कर दिए, और फंक्शन बनाने के साथ ही साथ, यानी मेथड बनाने के साथ ही साथ आपने मेथड को ओवरलोड कर दिया। यानी कि तथाकथित हम लोग कह सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग हुआ, जिसे आप फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग आपके सामने दिख रहा है। फिर void sample1 गेट डेटा द इंट x, इसकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ कॉल कर ली, ओपनिंग ब्रेसेस a इक्वल टू x, और फिर हमने एक क्लास बनाया sample2 और हमने यहाँ पे चर्चाएं की, इंट b पब्लिक void गेट डाटा इंट x, प्रिंट void डिस्प्ले sample1 x sample2 y, फ्रेंड, मतलब हमने अब फंक्शन में भी फ्रेंड फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। तो इन सारे प्रोग्राम को जब आप स्वैप करेंगे, तो स्वैपिंग के बाद आप देखेंगे, मान लीजिए हमने वैल्यू दिया a में 15, आपको स्वैपिंग पता ही है क्या होता है, पहले से भी मैंने इसके बारे में चर्चा कर भी चुका हूँ। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं ना, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया हियर इफ आई विल राइट, हियर इफ आई राइट, यदि हम लिखते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू 3 एंड इक्वल टू z, और फिर हमने लिख दिया z इक्वल टू x, तो आप मुझे बताइए इस दोनों का आउटपुट क्या आएगा, y इक्वल टू z का आउटपुट क्या आएगा। मिस्टर विकास कुमार बताइए, क्लास कोई बता सकते हैं, एनी कौन बताएंगे, y इक्वल टू z तो वैल्यू कितने आ जाएगी, इसके मान कितने आएंगे बताइए। मिस्टर वायरस बताइए, आप बताइए, विकास आप बताइए क्या आएगा। z x होगा कि y इक्वल टू z, इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 3, यस या नो।
ऊपर वाले में, और यहाँ पे तो हम कर रहे हैं जेट। अब कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2। आप कैसे 2 आ जाएगा? x इजिकल टू 2, समझ गए ना? यानी कि एक की वैल्यू दूसरे में जो कॉपी हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग, इसे ही हम कहते हैं। तो आज हम लोगों ने सारे क्लासेस, मेंबर फंक्शंस, स्टैटिक की भी बात की, और हम लोग अब नेक्स्ट पास बाय रेफरेंस की बात करेंगे। ये सब प्रोग्राम्स हैं जो आप प्रोग्राम कराइएगा। आज आपको असाइनमेंट दे देते हैं प्रोग्राम्स का, ताकि आप करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह हम लोग की चर्चा होगी फ्रेंड फंक्शन के बारे में। ऐसे फ्रेंड फंक्शन के बारे में मैंने थोड़ा बता भी दिया, लेकिन आप लोग प्रयास कीजिएगा इसको समझने का, और प्रोग्राम को कंपाइल कराइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराएंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनलाइन फंक्शन। और विकास कुमार आपको ये असाइनमेंट नहीं बनाते हैं, होमवर्क असाइनमेंट जो दिया जाता है उसको बनाइए, उसका अपना एक महत्व होता है। अगर आपको नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे। ठीक है, थियोरेटिकल में आपको हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो असाइनमेंट आप कर ही सकते हैं ना मिस्टर विकास? यस सर। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लास सभी ध्यान दीजिए, वेब इन C++, वेब इन C++, वेब इन C++ to create inline function. Question number 2, 3, question number 4, 5, question number 6, question number 7. ठीक है? क्रिएट इनलाइन फंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, वेब इन C to create memory allocate. Web in C to create memory object. To create memory object. Web in C++ to create a static data member. Or static data members. Web in C for web in C++ for स्टैटिक डेटा मेंबर्स होंगे। फिर नेक्स्ट कौन सा था? स्टैटिक मेंबर फंक्शन होगा। हाँ, फॉर स्टैटिक मेंबर। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन क्या है मिस्टर वायरस? क्या है क्वेश्चन? मेंबर, स्टैटिक मेंबर, मेंबर फंक्शन। विकास कुमार क्लियर है? यस सर। मेंबर फंक्शन है, आप ध्यान देंगे। वेब इन C++ for array of objects. For array of objects. Web in C++ for array of objects.
और array of objects. Web in C++ to initialize Web in C++ to initialize array of objects, to initialize array of objects, ओके फिर हम ध्यान देंगे initialize array of objects, फिर and print them, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं initialize array of objects. अब देखिए ये अभी जस्ट मिस्टर विकास चर्चा हो चुकी है इसकी, कहाँ चले गए आप, लुक एट, समझ में आ गया, Web in C++ to initialize array of objects. क्वेश्चन नंबर 7, Web in C++ for pass by value, Web in C++ for pass by value, call by value, call by reference, Mr. Vikas, call by value with example. यानी कि हम लोग यहाँ पे चर्चा क्या है और समझने का प्रयत्न करेंगे कि जो प्रोग्राम हम लोग कराएंगे वह कॉल बाय वैल्यू का भी होगा और कॉल बाय रेफरेंस के भी होगा विथ एग्जाम्पल. तो आप क्या किए, अगर हमने यहाँ पे तथाकथित आपको उदाहरण की चर्चा की है तो आप भी उसकी परिचर्चाएं करेंगे, यानी आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे. यानी प्रोग्रामिंग का कोडिंग तो करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग का कोडिंग करने के साथ ही साथ आप उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, आखिर कैसे यह वर्क कर रहा है. अब देखिए वेब इन C++ फॉर कॉल बाय वैल्यू विथ एग्जाम्पल, फिर इसी तरीके से कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, देखिए कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय वैल्यू हो गया, कॉल बाय रेफरेंस हो गए. विकास टोटल कितने क्वेश्चन है मिस्टर विकास, जल्दी जल्दी पढ़ के बताइए क्वेश्चन. विकास क्वेश्चन बताइए क्या है. हेलो विकास, आर यू लिसनिंग? क्वेश्चन ग्रुप में सेंड कीजिए. विकास कुमार, क्वेश्चन नंबर 10, वेब इन C++, क्वेश्चन नंबर 10, वेब इन C कॉल वैल्यू एक्सप्लेन. वेब इन C++, हेलो विकास, फॉर फ्रेंड फंक्शन, फॉर फ्रेंड फंक्शन, फॉर फ्रेंड फंक्शन विथ एग्जाम्पल. विकास इसको सेंड कर दीजिए टोटल क्वेश्चन को. ये टोटल आपके सामने जो दिख रहे हैं क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है. मिस्टर विकास जल्दी कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए, डू फास्ट. अब राइट नाउ हाँ इस सब प्रोग्राम को कंपाइल कराना है, सेंड कर लीजिए इस क्वेश्चंस को. विकास जल्दी कीजिए सेंड.
टाइम हो चुका है। देख अब मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सारे प्रोग्राम को कंपाइल करा लेंगे और कंपाइल करके सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।